6.1 परिचय। सामाजिक विज्ञान विशेष रूप से समाजशास्त्र ज्ञान का एक औपचारिक निकाय है जो विकसित हुआ है और विद्वानों का एक समुदाय बनाया है जिसने सीखने की एक अनूठी परंपरा स्थापित की है। यह इसलिए संभव है क्योंकि इसमें एक विधि है, सामाजिक वास्तविकता को देखने और व्यवस्थित ज्ञान के निर्माण के लिए सिद्धांतों का एक समूह है। दूसरे शब्दों में, इसमें एक दर्शन है। यहां हम दर्शन का उपयोग आध्यात्मिक अर्थ में नहीं बल्कि देखने, सोचने, बहस करने और सत्य को खोजने के तरीके के रूप में करते हैं। सामाजिक विज्ञान के दर्शन को समझना यह समझने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं, बहस करते हैं और समाज के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, और यह ज्ञान की अन्य शाखाओं से कैसे भिन्न है। उदाहरण के लिए, आपने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य पढ़े होंगे। ये समृद्ध कथाएं हैं जो सामाजिक इतिहास की झलक पेश करती हैं। हालांकि जब आधुनिक इतिहासकार प्राचीन काल के बारे में लिखते हैं तो उनका इतिहास निर्माण का तरीका इन महाकाव्यों से अलग होता है। वे इन महाकाव्यों को स्रोतों के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कहानियां बताना, पात्रों का महिमामंडन या निंदा करना या अतीत को पौराणिक बनाना नहीं है। उनका उद्देश्य तटस्थ रहना, सभी संभावित तथ्यों पर भरोसा करना और उस काल के राजनीतिक आर्थिक जीवन, सामाजिक संरचनाओं और उपकरणों तथा प्रौद्योगिकियों के बारे में लिखना है। आधुनिक इतिहास को ठोस तथ्यों और अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित विज्ञान माना जाता है, न कि कल्पना या पौराणिक आख्यानों पर। इसी तरह जब एम.एन. श्रीनिवास ने 1966 में संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की, जिसमें बताया गया कि कैसे निचली जातियां उच्च जातियों के मानदंडों, मूल्यों और प्रथाओं को अपनाती हैं, तो यह ठोस अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। यह ग्रंथों में वर्णित कठोर और अचल जाति व्यवस्था से अलग था। जाति के समाजशास्त्रीय वाचन, क्षेत्र अवलोकनों पर आधारित, शास्त्रों में प्रस्तुत किए गए तरीके से भिन्न है। वास्तव में पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं, महाकाव्य, यात्रा वृत्तांत और साहित्य मानव समाज के बारे में ज्ञान के असंख्य स्रोत हैं। हालांकि आधुनिक सामाजिक विज्ञान को इसकी विशिष्ट पहचान इसका दर्शन, जांच की विधि और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके देते हैं। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि इतिहास पौराणिक कथा नहीं है, सांस्कृतिक नृविज्ञान यात्रा वृत्तांत नहीं है, समाजशास्त्र पत्रकारिता नहीं है और राजनीति विज्ञान चुनावी भाषण नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि पौराणिक कथाएं, यात्रा वृत्तांत, पत्रकारिता या चुनावी भाषण झूठे हैं। मुद्दा यह है कि सामाजिक विज्ञान की कार्यप्रणाली अलग है। यह ज्ञान का एक औपचारिक, संरचित निकाय है जिसके अपने तकनीकी शब्द और शब्दावली हैं और डेटा एकत्र करने और सामान्यीकरण करने के विशिष्ट तरीके हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों को उद्देश्यपूर्ण और मूल्यतस्थ के रूप में देखा जाता है, जो कठोर अनुभवजन्य तथ्यों पर निर्भर करते हैं, सामाजिक विज्ञान के खातों को गैर वैचारिक बनाते हैं, न कि सामाजिक वास्तविकता का व्यक्तिपरक मूल्यांकन या निंदा करते हैं। इस कार्यप्रणाली को समझना आधुनिक विज्ञान के दर्शन को समझने जैसा है, जो सामाजिक विज्ञान को परिभाषित करता है। इस इकाई में आप इस बौद्धिक यात्रा के बारे में जानेंगे कि आधुनिक सामाजिक विज्ञान कैसे विकसित हुए हैं। 6.2 विज्ञान की नींव। हम इसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं, लेकिन विज्ञान क्या है? विज्ञान को अक्सर वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित माना जाता है और इसके लिए भावनात्मक या भावुक निर्णय की नहीं, बल्कि तर्कसंगत और निष्पक्ष विश्लेषण की आवश्यकता होती है। आधुनिक विज्ञान की दार्शनिक जड़ों को समझने के लिए हम संक्षेप में दो उल्लेखनीय विचारकों, फ्रांसिस बेकन और रेने डेस्कार्टिस का उल्लेख करेंगे। 17वीं शताब्दी में उनके योगदान को आमतौर पर आधुनिक विज्ञान की नींव माना जाता है। बेकन ने वस्तुनिष्ठता का पहला महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया, प्रकृति की पुस्तक को वैसा ही समझना जैसा वह है, बिना किसी पूर्ववचन और पूर्वाग्रह के उसका अवलोकन करना। बेकन के अनुसार कई भ्रम बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं और हमें सत्य से विचलित करते हैं, जिससे हम वास्तविकता को अपने व्यक्तिपरक विचारों के साथ भ्रमित करते हैं। हमें इन भ्रमों पर काबू पाना चाहिए, जिन्हें बेकन ने मन की मूर्तियां कहा है। बेकन ने 4 प्रकार की मूर्तियों की पहचान की। जनजाति की मूर्तियां, ये मूर्तियां सभी मनुष्यों में आम हैं और सामान्य मानवीय कमजोरियों से उत्पन्न होती हैं।
दुनिया में हम जो देखना चाहते हैं उसे देखने की हमारी इच्छा, नियमितता की हमारी खोज और अपनी खुद की मान्यताओं के प्रति हमारा जुनून। बेकन के अनुसार मानव मन असमान दर्पण की तरह है जो वास्तविकता को विकृत करता है। इन मूर्तियों के कारण अंधविश्वास और पूर्वाग्रह बने रहते हैं। मानवीय भावनाएं अक्सर कई और कभी-कभी अगोचर तरीकों से समझ को भ्रष्ट कर देती हैं। मांद की मूर्तियां, ये मूर्तियां जनजाति की मूर्तियों से अलग हैं क्योंकि वे व्यक्तियों के लिए विशिष्ट हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रवृत्तियां और मूर्तियां होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग स्वाभाविक रूप से आशावादी होते हैं, कुछ निराशावादी होते हैं और कुछ पुरानी परंपराओं से प्यार करते हैं, जबकि अन्य परिवर्तन और नवाचार पसंद करते हैं। ये व्यक्तिगत गुण प्रभावित करते हैं कि कोई व्यक्ति दुनिया को कैसे देखता है और वास्तविकता को विकृत कर सकता है। बाजार की मूर्तियां, ये मूर्तियां मानवीय अंतःक्रियाओं से आती हैं और भाषा में भ्रम पैदा करती हैं। हमारी भाषा अक्सर वास्तविकता का सटीक वर्णन नहीं कर सकती। बेकन ने उल्लेख किया कि विद्वान पुरुषों के महान और गंभीर विवाद अक्सर शब्दों और नामों के विवादों में समाप्त हो जाते हैं। रंगमंच की मूर्तियां, ये मूर्तियां विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के विभिन्न सिद्धांतों से आती हैं। बेकन के लिए ये मूर्तियां बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। केवल उन पर काबू पाकर ही कोई व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के दुनिया को देख सकता है। प्रकृति स्वतंत्र रूप से मौजूद है और यह केवल हमारी भावनाओं और भावनाओं से मुक्त शुद्ध अनुभववाद के माध्यम से ही है जिससे हम इसे समझ सकते हैं। बेकन का मानना था कि यह वस्तुनिष्ठ ज्ञान मनुष्यों को प्रकृति पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में सक्षम करेगा। इस प्रकार ज्ञान वास्तव में शक्ति है। ज्ञाता और ज्ञात के बीच का संबंध पृथक और अवैयक्तिक है, जिसमें ज्ञाता के आत्म की भेद्यता नियंत्रित होती है, जिससे जानने का कार्य एक निष्पक्ष अभ्यास बन जाता है। यदि फ्रांसिस बेकन ने अनुभववाद या प्रेरण की विधि की नींव रखी, तो रेने डेस्कार्टिस ने हमें तर्कवाद या निगमनात्मक तर्क के मूलभूत पाठ सिखाए। डेस्कार्टिस ने मानसिक और बौद्धिक को महत्व दिया, यह तर्क देते हुए कि स्पष्ट विचार और शुद्ध तर्कसंगता मनुष्य को सत्य तक पहुंचने और अनिश्चितताओं और त्रुटियों से मुक्त होने की अनुमति देती है। उनके लिए इंद्रिया ज्ञान का विश्वसनीय स्रोत नहीं हो सकती क्योंकि वे धोखा दे सकती हैं। अपने ध्यान में डेस्कार्टिस ने इंद्रियों के माध्यम से सीखी गई हर चीज पर संदेह करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस संभावना पर विचार किया कि ईश्वर नहीं, जो सर्वोच्च रूप से अच्छा है और सत्य का स्रोत है, बल्कि एक दुर्भावनापूर्ण दानव उन्हें धोखा दे रहा है। उन्होंने सोचा कि आकाश, हवा, पृथ्वी, रंग, आकार, ध्वनियां और सभी बाहरी चीजें उनके निर्णय को फंसाने के लिए तैयार किए गए मात्र भ्रम हो सकते हैं। उसने यह भी सोचा कि उसके हाथ, आंखें, मांस, रक्त या इंद्रियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन उसने गलत तरीके से माना कि उसके पास ये सभी चीजें हैं। इस संदेह के बावजूद डेस्कार्टिस को एक बात पर यकीन था, भले ही एक राक्षस ने उसे धोखा दिया हो, यह तथ्य कि उसे धोखा दिया जा रहा था, एक विचारशील प्राणी के रूप में उसके अस्तित्व की पुष्टि करता है। डेस्कार्टिस ने लिखा, मैंने खुद को आश्वस्त किया है कि दुनिया में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, न आकाश, न पृथ्वी, न मन और न ही शरीर। क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी अस्तित्व में नहीं था? नहीं, अगर मैंने खुद को किसी चीज के बारे में आश्वस्त किया, तो मैं निश्चित रूप से अस्तित्व में था। लेकिन सर्वोच्च शक्ति और चालाक का एक धोखेबाज है जो जानबूझकर और लगातार मुझे धोखा दे रहा है। उस स्थिति में मैं भी निस्संदेह मौजूद हूं, भले ही वह मुझे धोखा दे रहा हो, और उसे जितना धोखा देना है, वह कभी यह नहीं लाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं जब तक मैं सोचता हूं कि मैं कुछ हूं। इसलिए सब कुछ बहुत अच्छी तरह से विचार करने के बाद मुझे अंततः यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि यह प्रस्ताव मैं हूं, मैं मौजूद हूं, जब भी मैं इसे आगे बढ़ाता हूं या मेरे दिमाग में आता है, तो यह निश्चित रूप से सच है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि डेस्कार्टिस ने तर्क दिया, मनुष्य एक ऐसी चीज है जो सोचती है। इसने उन्हें अविभाज्य मन पर जोर देने के लिए प्रेरित किया जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है, उसे गैर सोचने वाले शरीर से अलग करता है। कोई व्यक्ति अपने मन से खुद को अलग नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने शरीर के बिना रह सकता है। डेस्कार्टिस ने कहा, मन और शरीर के बीच एक बड़ा अंतर है, क्योंकि शरीर अपने स्वभाव से हमेशा विभाजित होता है। क्योंकि जब मैं मन या खुद पर विचार करता हूं, जहां तक मैं सिर्फ एक सोचने वाली चीज हूं, तो मैं अपने भीतर किसी भी हिस्से को अलग नहीं कर पाता।
मैं खुद को बिल्कुल एकल और संपूर्ण समझता हूं। हालांकि पूरा मन पूरे शरीर से जुड़ा हुआ लगता है, मैं मानता हूं कि अगर एक पैर या हाथ या शरीर का कोई अन्य हिस्सा काट दिया जाए तो मन से कुछ भी नहीं छीना जाता। डिस्कार्टिस के लिए यह मन शरीर द्वैतवाद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जो ठोस आधार प्रदान करता है वह अविभाज्य, एकीकृत मन से स्पष्ट और तर्कसंगत विचार है। यह तर्कसंगत विचार शुद्ध, अमूर्त, देहरहित और इंद्रियों, दर्द और सुख, भावनाओं और भावनाओं से पूरी तरह अलग है। इन दो मूलभूत सिद्धांतों, वस्तुनिष्ठ अनुभववाद और देहरहित तर्कसंगता, ने आधुनिक विज्ञान को गति दी। 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय, यूरोपीय पुनर्जागरण, सुधार और औद्योगिक क्रांति की परिणति एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने बेकन, डिस्कार्टिस और न्यूटन के विज्ञान को ज्ञान के सबसे प्रिय और वैध निकाय के रूप में मनाया। बॉक्स 6.1 ज्ञानोदय। ज्ञानोदय मुख्य रूप से फ्रांस और ब्रिटेन में 1680 के दशक से 1789 तक चला एक बौद्धिक आंदोलन था। यह गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, फ्रांसिस बेकन और रेने डिस्कार्टिस जैसे पहले के लेखकों और वैज्ञानिकों के काम का अनुसरण करता है, जिन्होंने प्राकृतिक दुनिया और विचार प्रणालियों का पता लगाया। ज्ञानोदय लेखकों में हॉब्स, लोके, डिडेरॉट, मोंटेस्क्यू और रूसो शामिल थे। फ्रांसीसी लेखकों को अक्सर दार्शनिक कहा जाता था। मुख्य व्यक्ति धार्मिक संशयवादी, राजनीतिक सुधारक, सांस्कृतिक आलोचक, इतिहासकार और सामाजिक सिद्धांतकार थे। पिछली विचार प्रणालियों के विपरीत, जहां पवित्रता प्रमुख थी और सवाल करने को हतोत्साहित किया जाता था, ज्ञानोदय विचारक मानवीय तर्क की शक्ति में विश्वास करते थे। कोई भी विषय सीमा से बाहर नहीं था और मानव जीवन के सभी पहलू अध्ययन के लिए खुले थे। उन्होंने डिस्कार्टिस की अमूर्त तर्कसंगत विचार परंपरा को गैलीली, न्यूटन और बेकन की प्रयोगात्मक दर्शन परंपरा के साथ जोड़ा। जांच की इस नई प्रणाली ने पुरानी व्यवस्था और विशेषाधिकारों को चुनौती दी, विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया और शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इसने मौजूदा संस्थाओं पर भी सवाल उठाए और उन संस्थाओं में बदलाव के लिए जोर दिया जो अनुचित और मानव स्वभाव के खिलाफ थीं। इसका लक्ष्य मानव सुधार के लिए सभी सामाजिक बाधाओं को धीरे धीरे दूर करना था। ज्ञानोदय लेखन ने राजनीति और समाजशास्त्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति के कई कारण थे, लेकिन ज्ञानोदय के विचारों ने इन परिवर्तनों को बहुत प्रभावित किया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज के नारे ज्ञानोदय के विचारों को दर्शाते हैं। जबकि एक एकल ज्ञानोदय एजेंडे की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, इमैनुअल कांट और एडम स्मिथ जैसे दार्शनिकों ने सामान्य विशेषताएं साझा कीं। ज्ञानोदय की सोच ने ईश्वर द्वारा नियुक्त समाज पर तर्क को प्राथमिकता दी और ईसाई धर्म की मूल पाप और अपूर्णता की धारणा का विरोध किया। वोल्टेयर का मानना था कि लोग न तो स्वाभाविक रूप से अच्छे थे और न ही बुरे, परिस्थितियों ने उनकी क्षमता को आकार दिया। इस विचार ने सुझाव दिया कि मनुष्य अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, जिससे ज्ञानोदय भविष्योन्मुखी और आशावादी बन जाता है। इस आशावाद को आलोचनात्मक जांच की भावना द्वारा समर्थित किया गया था। इमैनुअल कांट ने लिखा कि युग की विशेषता आलोचना थी और हर चीज को इसके अधीन होना था। कुछ भी निश्चित नहीं माना जाता था, जिसने मानव विचार को नई गति दी, बंद और हठधर्मी सोच से दूर जा रहा था। इसने तर्क और स्वतंत्रता, विज्ञान और सत्य के बीच एक सकारात्मक संबंध को उजागर किया। यह आलोचनात्मक प्रकृति रचनात्मक होने के साथ साथ विनाशकारी भी थी। इसने ईसाई धर्म के नैतिक मूल का विरोध नहीं किया, बल्कि केवल इसके बंद और हठधर्मी पहलुओं का विरोध किया। इसने एक धर्मनिरपेक्ष और उदार विश्व दृष्टि के आधार पर एक नई दुनिया की नींव रखी। आधुनिकता की जड़ें, जो वैज्ञानिक सोच, तर्कसंगता और व्यक्तित्व को महत्व देती हैं, ज्ञानोदय एजेंडे में पाई जा सकती हैं। यह ऐतिहासिक प्रगति में विश्वास करता था, जिसने ज्ञान, नवाचार और प्रयोग की खोज को बढ़ावा दिया। मानव समाज के ज्ञान के संबंध में ज्ञानोदय दर्शन ने एक नई दिशा प्रदान की। समाज को अनुभवजन्य रूप से देखा जा सकता है। यह ज्ञान वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, संचयी और प्रगतिशील हो सकता है। यह ज्ञान वैचारिक विकृतियों और धार्मिक मान्यताओं से अलग और श्रेष्ठ है। यह ज्ञान मानव समाज के पुनर्गठन के लिए उपयोगी है। अब आइए विज्ञान,
आधुनिकता और समाजशास्त्र के बीच संबंध पर चर्चा करें। 6.3 विज्ञान, आधुनिकता और समाजशास्त्र। आधुनिक सामाजिक विज्ञान ज्ञान के इस आशावादी दृष्टिकोण से उभरे हैं। शुरू से ही आधुनिक समाजशास्त्र दो दार्शनिक आधारों द्वारा निर्देशित था: क वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक विज्ञान, और ख प्रगतिशील और ऐतिहासिक रूप से अपरिहार्य आधुनिकता। समाजशास्त्र ने खुद को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में देखा, जो वस्तुनिष्ठ, मूल्यतस्थ और अनुभवजन्य होने के कारण धर्म, तत्वमीमांसा और सामान्य ज्ञान से खुद को अलग करता है। जैसा कि आप प्रत्यक्षवाद और शास्त्रीय समाजशास्त्र के बारे में सीखते हैं, आप समाजशास्त्र और इसके तरीकों पर ज्ञानोदय दार्शनिकों के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखेंगे। समाजशास्त्र नए युग को समझने के लिए उभरा। अक्सर कहा जाता है कि समाजशास्त्र ज्ञानोदय आधुनिकता का एक उत्पाद है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के प्रमुख समाजशास्त्री ऑगस्टे कॉम्टे से लेकर कार्ल मार्क्स तक आधुनिकता से प्रभावित थे। उन्होंने अपने लेखन में नए युग का जश्न मनाया। हम इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरणों का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए बॉक्स 6.2 देखें। बॉक्स 6.2 एमिल दुर्खीम और कार्ल मार्क्स के उदाहरण। एमिल दुर्खीम। सबसे पहले एमिल दुर्खीम के बारे में सोचें, जिन्होंने 1895 में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड लिखा था। उनका मानना था कि समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए और वे चाहते थे कि समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के विज्ञान के रूप में देखा जाए, न कि राजनीतिक या पक्षपातपूर्ण विचारधारा के रूप में। उनके प्रमुख कार्यों में से एक, द डिवीजन ऑफ लेबर, का उद्देश्य यह बताना था कि आधुनिक औद्योगिक समाज कैसे बनते हैं, जिनकी विशेषता बढ़ती हुई भेदभाव, विशेषज्ञता और श्रम का एक जटिल विभाजन है। उन्होंने आधुनिक समाज, जिसमें जैविक एकजुटता है, और सरल या पारंपरिक समाज, जिसमें यांत्रिक एकजुटता है, के बीच अंतर किया। कार्ल मार्क्स। दूसरा, कार्ल मार्क्स पर विचार करें, जिन्होंने वैज्ञानिक तर्क पर ज्ञानोदय के जोर का समर्थन किया। वे न्यूटन और डार्विन से बहुत प्रभावित थे। यह सर्वविदित है कि वे कैपिटल का दूसरा खंड चार्ल्स डार्विन को समर्पित करना चाहते थे। मार्क्स का वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूंजीवादी विकास के लौह नियमों की खोज करने के उनके प्रयास, सभी मौजूदा समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, जैसे सार्वभौमिक सामान्यीकरण करने की उनकी प्रवृत्ति और ऐतिहासिक भौतिकवाद और विचारधारा के बीच उनके द्वारा किए गए अंतर में स्पष्ट है। उन्होंने तर्क दिया कि विचारधारा, जैसा कि फ्रांसिस बेकन ने सुझाव दिया था, वास्तविकता को विकृत करती है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद का विज्ञान वास्तविकता को प्रकट करता है। उत्पादन का तरीका सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को कैसे आकार देता है और समाज में संघर्ष और विरोधाभासों को जन्म देता है। मार्क्स का आधुनिकता से संबंध ऐतिहासिक प्रगति, विज्ञान और शहरी जीवन में उनके विश्वास में देखा जाता है। उन्होंने एशियाई उत्पादन पद्धति या पूर्वी निरंकुशता की सराहना नहीं की और भारत में ब्रिटिश शासन में बड़ी संभावना देखी, क्योंकि इसने अलगाव और ठहराव को दूर करने में मदद की, जिससे भारत को आधुनिक सभ्यता का अनुभव करने का मौका मिला। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये विचारक आधुनिकता के आंख मूंद कर समर्थक नहीं थे। वे महान विद्वान और बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने आधुनिकता की समस्याओं को पहचाना। आप पहले से ही जानते हैं कि दुर्खीम आधुनिक समाजों में बढ़ती हुई मानदंडहीनता, एनोमी के बारे में चिंतित थे। आप यह भी जानते हैं कि मार्क्स एक महान मानवतावादी थे जिन्होंने पूंजीवाद की विखंडित प्रकृति और उसके अलगाव की आलोचना की थी। इसके अलावा, आप जानते हैं कि शास्त्रीय युग के एक और महान समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने आधुनिक युग में मोहभंग की उदासी के बारे में बात की थी। हालांकि, मुख्य बिंदु को समझना महत्वपूर्ण है। भले ही उन्हें आधुनिकता के साथ समस्याएं दिखीं, लेकिन वे पूर्व आधुनिक युग में वापस नहीं जाना चाहते थे। इसके बजाय, उन्होंने आधुनिकता और विज्ञान की नींव में अपना विश्वास बनाए रखा और आधुनिकता को अधिक मानवीय और समान बनाने का लक्ष्य रखा। जैसा कि आप देख सकते हैं, विज्ञान, वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकरण और कारण स्पष्टीकरण पर अपने ध्यान के साथ आधुनिक सामाजिक विज्ञान के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसका मतलब यह नहीं है कि विधि की एकता पर पूर्ण सहमति थी। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में समाजशास्त्रीय जांच का एक प्रमुख तरीका सकारात्मकता, प्रकृति और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के अध्ययन के बीच बहुत अंतर नहीं देखता था।
हालांकि कई लोग असहमत थे और सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञानों में एक अलग दृष्टिकोण के लिए तर्क देते थे। इस अलग दृष्टिकोण का पता इमैनुअल कांट से लगाया जा सकता है, जो एक अग्रणी ज्ञानोदय दार्शनिक थे। प्रकृति पर विचार करते हुए उन्होंने दो अलग अलग सिद्धांतों की बात की। क, भौतिक घटक इंद्रियों द्वारा नियंत्रित होता है, और ख, नैतिक घटक सत्य, न्याय और सौंदर्य के लिए प्रयास करता है। परिणामस्वरूप ज्ञानोदय सामाजिक सिद्धांत के एक पहलू ने मानव कंडीशनिंग पर ध्यान केंद्रित किया और भौतिक संरचनात्मक विश्लेषण की ओर अग्रसर किया, जबकि दूसरे पहलू ने मानव स्वतंत्रता, स्वैच्छिकता, मानव एजेंसी, रचनात्मकता और सजगता पर जोर दिया। यह प्रस्थान बिंदु है। कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों का तर्क है कि भौतिक, रासायनिक या जैविक दुनिया में किसी वस्तु के विपरीत मनुष्य एक रचनात्मक और सजग प्राणी है, और मानव समाज अर्थों का एक क्षेत्र है, न कि केवल एक बाहरी चीज जो हमें विवश करती है। दूसरे शब्दों में, मानव समाज को सामाजिक अभिनेताओं की रचनात्मक उपलब्धियों के उत्पाद के रूप में देखा जाता है। सामाजिक विज्ञान का कार्य इन अर्थों को समझना और उनकी व्याख्या करना है। मैक्स वेबर, जैसा कि आप यूनिट 7 में जानेंगे, इसी दार्शनिक परंपरा से आए थे। वेबर के लिए समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं के व्यक्तिपरक अर्थ परिसर का एक व्याख्यात्मक अध्ययन है। उन्होंने इसे वेरस्टेन कहा, जो सामाजिक अभिनेताओं द्वारा दुनिया से जोड़े जाने वाले सचेत और व्यक्तिपरक अर्थों को समझने की एक विधि है। इस अर्थ में वेबर ने मात्र अर्थशास्त्र से परे देखा और प्रारंभिक पूंजीवाद की व्याख्या उन अर्थों के क्षेत्र के रूप में की जो प्रोटेस्टेंटवाद या कैल्विनवाद के समर्थकों ने दुनिया से जोड़े थे। मैक्स वेबर ने मानवीय क्रियाओं के बारे में बात की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका समाजशास्त्र व्यक्तिपरक था। उन्होंने व्यक्तिगत अर्थों के अध्ययन को कारणों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के साथ जोड़ने की कोशिश की। वे विज्ञान के मुख्य विचारों के खिलाफ नहीं थे, वस्तुनिष्ठ, तटस्थ होना और कारणों की व्याख्या करना। उन्हें जो पसंद नहीं था वह था सकारात्मक विचार की समाज प्रकृति की तरह ही है और अर्थों के महत्व को अनदेखा करना। इसलिए उन्होंने आदर्श प्रकारों के बारे में बात की, जो मॉडल की तरह हैं, न कि सटीक वैज्ञानिक नियम। 20वीं सदी में व्याख्यात्मक समाजशास्त्र घटना विज्ञान और नृवंश विज्ञान पद्धति परंपराओं के माध्यम से अधिक विकसित हुआ। ये परंपराएं इस विचार पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि दुनिया ज्यादातर वही है जो लोग अनुभव करते हैं, और सामाजिक विज्ञान को इस दुनिया का वर्णन, समझना और समझना चाहिए, लोग इसे कैसे परिभाषित और बनाते हैं। घटना विज्ञान में एक प्रमुख व्यक्ति अल्फ्रेड शुट्स ने अंतरव्यक्तिपरक दुनिया के बारे में बात की, जहां लोग टाइपिफिकेशन के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, एक प्रक्रिया जो लोगों को एक दूसरे को परिभाषित करने और भूमिका अपेक्षाओं को साझा करने में मदद करती है। टाइपिफिकेशन की यह प्रक्रिया एक सार्थक और स्थिर सामाजिक व्यवस्था को संभव बनाती है। शुट्स के लिए रोजमर्रा की दुनिया जहां लोग आपस में बातचीत करते हैं, मुख्य वास्तविकता है। इसे हल्के में लिया जाता है और यह समाज को संभव बनाता है। लेकिन सपने या वैज्ञानिक सिद्धांत जैसे अन्य क्षेत्र भी हैं, जहां लोग दुनिया का अनुभव करते हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में समय और स्थान के अपने विचार हैं, और एक से दूसरे में जाने में एक झटका शामिल है। लेकिन शुट्स के लिए मुख्य वास्तविकता सबसे महत्वपूर्ण है, और हम सभी को इसमें वापस आना होगा और दुनिया को प्रत्यक्ष, वास्तविक अभिनेताओं के रूप में अनुभव करना होगा। शुट्स के अनुसार समाजशास्त्र को यह वर्णन और समझना चाहिए कि लोग दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं, उनके विवरण और परिभाषाओं को गंभीरता से लेते हुए। इस तरह समाजशास्त्रीय निर्माण द्वितीय क्रम निर्माण है। इसी तरह हेरोल्ड गारफिंकेल ने एथनोमेथोडोलॉजी या लोगों की कार्यप्रणाली के बारे में बात की। लक्ष्य यह वर्णन करना है कि लोग अपनी दुनिया को कैसे परिभाषित करते हैं, न कि इसे किसी अमूर्त, सार्वभौमिक सामान्यीकरण के साथ समझाना। इन परंपराओं में अमूर्त व्याख्या से सार्थक समझ की ओर, सार्वभौमिकता से विशिष्टता की ओर, सिद्धांत से वर्णन की ओर तथा संरचनात्मक कारणों से लोगों के जीवित अनुभवों की ओर बदलाव होता है। अर्थ निर्माण के विचार को पूरी तरह से समझने के लिए आइए चिंतन और क्रिया 6.1 को पूरा करें। चिंतन और कार्रवाई 6.1 सामाजिक निर्माण और सांस्कृतिक सापेक्षवाद। परिचय।
सामाजिक निर्माण समाज के अपने आसपास की दुनिया को समझने और उससे बातचीत करने के तरीके को आकार देते हैं। स्वच्छता, नैतिकता और परंपरा जैसी अवधारणाएं ऐतिहासिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित संस्कृतियों में काफी भिन्न होती हैं। यह परिवर्तनशीलता सांस्कृतिक सापेक्षवाद की प्रकृति, मूल्य तटस्थता और क्रॉस सांस्कृतिक तुलना की संभावना के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। महिला खतना और सती जैसे उदाहरणों की जांच करके और सामाजिक विज्ञान में प्रत्यक्षवादी और व्याख्यात्मक परंपराओं के बीच अंतर्संबंधों की खोज करके हम इन मुद्दों की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। महिला शिशु हत्या और सती की स्थितियों में मूल्य तटस्थता। मूल्य तटस्थता यह विचार कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या नैतिक निर्णयों को लागू किए बिना सामाजिक घटनाओं का अवलोकन और विश्लेषण कर सकता है, कुछ वैज्ञानिक और शैक्षणिक परंपराओं में एक मुख्य सिद्धांत है। हालांकि महिला शिशु हत्या और सती जैसी प्रथाओं से जुड़ी स्थितियों में वास्तविक मूल्य तटस्थता प्राप्त करना न केवल चुनौतीपूर्ण है, बल्कि नैतिक रूप से भी संदिग्ध है। कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या, नवजात कन्याओं की जानबूझकर हत्या, आर्थिक बोझ से लेकर पुरुष उत्तराधिकारियों के लिए सामाजिक वरीयता तक कई कारणों से विभिन्न संस्कृतियों में प्रचलित है। जिन संस्कृतियों में यह प्रथा मौजूद है, वहां इसे पारंपरिक मानदंडों या आर्थिक आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया जा सकता है। हालांकि मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से कन्या भ्रूण हत्या को जीवन के अधिकार और लैंगिक समानता के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। सती वह प्रथा जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती है, ऐतिहासिक रूप से भारत के कुछ हिस्सों में परम भक्ति और पवित्रता के प्रदर्शन के रूप में मानी जाती थी। हालांकि अब इस प्रथा को अपराधी माना जाता है और लिंग आधारित हिंसा और जबरदस्ती के रूप में इसकी व्यापक रूप से निंदा की जाती है। दोनों ही मामलों में मूल्य तटस्थता बनाए रखने का प्रयास नैतिक और नैतिक अनिवार्यताओं की अवहेलना करता है जो इन प्रथाओं की निंदा करते हैं। विद्वानों और नीति निर्माताओं को उन प्रथाओं का विरोध करने की नैतिक जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है जो नुकसान पहुंचाती हैं और बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं। जबकि सांस्कृतिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है, यह हमें कमजोर समूहों के परिवर्तन और संरक्षण की वकालत करने से नहीं रोकना चाहिए। संस्कृतियों में अर्थों की सापेक्षता। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद इस बात पर जोर देता है कि विश्वासों, मूल्यों और प्रथाओं को उनके अपने सांस्कृतिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यह सिद्धांत मानता है कि एक संस्कृति में जो सामान्य या स्वीकार्य माना जाता है, उसे दूसरी संस्कृति में घृणित माना जा सकता है। हालांकि संस्कृतियों की तुलना करते समय या विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में नैतिक निर्णय लेते समय यह सापेक्षता चुनौतियां पेश करती है। संस्कृतियों की तुलना करना। दो अलग अलग उन्मुख संस्कृतियों की तुलना करने के लिए एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता होती है जो सांस्कृतिक अंतरों का सम्मान करते हुए आलोचनात्मक विश्लेषण की अनुमति देता हो। उदाहरण के लिए, पश्चिमी संस्कृतियां अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों और लैंगिक समानता पर जोर देती हैं, जबकि कुछ गैर पश्चिमी संस्कृतियां सामुदायिक सामंजस्य और पारंपरिक भूमिकाओं को प्राथमिकता दे सकती हैं। एक सीधी तुलना मूल्य भारित निर्णयों को जन्म दे सकती है जो प्रत्येक सांस्कृतिक संदर्भ की जटिलताओं की सराहना करने में विफल हो जाती है। हालांकि सार्वभौमिक मानवाधिकार मानक हैं, जैसे कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित, जो संस्कृतियों में प्रथाओं के मूल्यांकन के लिए आधार रेखा प्रदान करते हैं। इन मानकों का उद्देश्य मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना है, सांस्कृतिक विशिष्टताओं को पूरी तरह से खारिज किए बिना तुलना के लिए एक सामान्य आधार प्रदान करना। अर्थों के सापेक्ष निर्माण के उदाहरण। अनेक उदाहरण दर्शाते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों में अर्थ और अभ्यास किस प्रकार भिन्न भिन्न रूप से निर्मित होते हैं। स्वच्छता अभ्यास। कुछ संस्कृतियों में सामूहिक स्नान एक सामान्य और स्वीकृत अभ्यास है, जबकि अन्य में इसे अस्वच्छ और अनुचित माना जाता है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्नान रोमन संस्कृति का अभिन्न अंग थे और जापान में भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं, जबकि कई पश्चिमी संस्कृतियां निजी, व्यक्तिगत स्नान दिनचर्या पर जोर देती हैं। आहार प्रतिबंध। आहार अभ्यास व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। हिंदू अक्सर गाय की पवित्र स्थिति के कारण गोमांस से बचते हैं, जबकि कई पश्चिमी संस्कृतियों में गोमांस एक मुख्य भोजन है। इसी तरह शाकाहार और शाकाहारीवाद जैसी प्रथाएं धार्मिक, नैतिक या स्वास्थ्य संबंधी विचारों से प्रेरित हो सकती हैं, जो संस्कृतियों में काफी भिन्न होती हैं। विवाह रीति रिवाज। विवाह रीति रिवाज गहरे सांस्कृतिक अर्थों को दर्शाते हैं।
कुछ संस्कृतियों में पारिवारिक और सामाजिक गठबंधनों पर जोर देते हुए व्यवस्थित विवाह आदर्श हैं, जबकि अन्य में रोमांटिक प्रेम और व्यक्तिगत पसंद पर आधारित विवाह अधिक आम है। दहेज प्रथा दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में अभी भी प्रचलित है, जिसे कुछ समुदायों में एक परंपरा के रूप में देखा जाता है, लेकिन अन्य लोग इसे वित्तीय शोषण और लैंगिक भेदभाव के रूप में देखते हैं। लिंग भूमिकाएं और अपेक्षाएं सांस्कृतिक रूप से निर्मित होती हैं। कुछ समाजों में कठोर लिंग भूमिकाएं पुरुषों और महिलाओं के लिए विशिष्ट व्यवहार और कर्तव्यों को निर्धारित करती हैं। उदाहरण के लिए, श्रम का पारंपरिक विभाजन, जहां पुरुष कमाने वाले होते हैं और महिलाएं गृहिणी होती हैं, अभी भी कई संस्कृतियों में कायम है, जबकि अन्य समाज लैंगिक समानता और तरलता को तेजी से अपना रहे हैं। संस्कार, महत्वपूर्ण जीवन संक्रमणों को चिह्नित करने वाले संस्कार बहुत भिन्न होते हैं। यहूदी संस्कृति में बार और बैट मिज्वा, लैटिन अमेरिकी संस्कृतियों में क्विंसेनियरा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीट 16 पार्टियां सभी वयस्कता का प्रतीक हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट तरीकों से। इन समारोहों में ऐसे अर्थ और अपेक्षाएं होती हैं जो उनकी संबंधित संस्कृतियों में गहराई से अंतर्निहित होती हैं। सामाजिक विज्ञान में प्रत्यक्षवादी और व्याख्यात्मक परंपराएं। सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए प्रत्यक्षवादी और व्याख्यात्मक परंपराएं अलग-अलग लेकिन पूरक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। दोनों ही ज्ञानोदय आधुनिकता से उभरे हैं, जो इसकी विविध बौद्धिक धाराओं को दर्शाते हैं। प्रत्यक्षवादी परंपरा। सामाजिक विज्ञान में प्रत्यक्षवादी परंपरा अनुभवजन्य अवलोकन और वैज्ञानिक तरीकों पर जोर देती है। यह मात्रात्मक विश्लेषण और परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से सामाजिक वास्तविकता के बारे में वस्तुनिष्ठ सत्य को उजागर करने का प्रयास करती है। यह परंपरा ज्ञानोदय के तर्क, विज्ञान और प्रगति में विश्वास के साथ संरेखित होती है। प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य सामाजिक मुद्दों में स्पष्ट, मापने योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करना है, वस्तुनिष्ठता और दोहराव के लिए प्रयास करना है। व्याख्यात्मक परंपरा। इसके विपरीत, व्याख्यात्मक परंपरा व्यक्तियों के सांस्कृतिक संदर्भों के भीतर व्यक्तिपरक अर्थों और अनुभवों को समझने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह ज्ञानोदय के मानवीय एजेंसी और रचनात्मकता पर जोर देने में निहित है। यह परंपरा गुणात्मक तरीकों, जैसे नृवंश विज्ञान और सहभागी अवलोकन को महत्व देती है, ताकि लोगों द्वारा अपने सामाजिक संसारों का निर्माण और नेविगेट करने के सूक्ष्म और अक्सर जटिल तरीकों को उजागर किया जा सके। परंपराओं का अभिसरण। अपने मतभेदों के बावजूद, ये परंपराएं अपने मूल और लक्ष्यों में अभिसरित होती हैं। दोनों ही मानव समाजों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने और मानवता की बेहतरी में योगदान देने का प्रयास करती हैं। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण व्यापक सामाजिक प्रतिमानों और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जबकि व्याख्यात्मक दृष्टिकोण व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अनुभवों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। साथ में, वे सामाजिक घटनाओं की अधिक व्यापक समझ प्रदान करते हैं, मानव अनुभव के सार्वभौमिक पहलुओं और सांस्कृतिक संदर्भों की विशिष्टताओं दोनों को पहचानते हैं। निष्कर्ष। स्वच्छता, नैतिकता और परंपरा जैसी सामाजिक रचनाएं सांस्कृतिक संदर्भों में गहराई से अंतर्निहित हैं, जो उन्हें सापेक्ष और कभी-कभी विवादास्पद बनाती हैं। कन्या भ्रूण हत्या और सती जैसी प्रथाएं मूल्यतस्तता की नैतिक चुनौतियों और सार्वभौमिक मानवाधिकारों की वकालत के महत्व को उजागर करती हैं। जबकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद विविध प्रथाओं और विश्वासों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, इसे मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में प्रत्यक्षवादी और व्याख्यात्मक परंपराएं, अपने पद्धतिगत मतभेदों के बावजूद, दोनों ही मानव समाजों की अधिक समृद्ध, अधिक सूक्ष्म समझ में योगदान करती हैं। दोनों परंपराओं की ताकतों को एकीकृत करके, हम सामाजिक निर्माणों की जटिलता की सराहना कर सकते हैं और अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण दुनिया की दिशा में काम कर सकते हैं। लेकिन फिर, जैसा कि आप सीखेंगे, ये बहुत ही नींव संकट में है, क्योंकि ये सभी आधुनिक सिद्धांत, वैज्ञानिक निष्पक्षता, ऐतिहासिक प्रगति, सुसंगत तर्कसंगत आत्म और अभिनेता की एजेंसी स्वतंत्रता, विशेष रूप से उत्तर आधुनिकता के आगमन के साथ संदेहास्पद हैं। और इसने एक गंभीर दार्शनिक संकट पैदा कर दिया है और समाजशास्त्र को इससे निपटना है। 6.4 विज्ञान पर पुनर्विचार। इससे पहले कि आप उन चुनौतियों के बारे में अधिक जानें जो उत्तर आधुनिकतावादियों ने अनुशासन के लिए पेश की हैं, विज्ञान के दर्शन पर कुछ ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इकाई 1 देखें। विज्ञान, जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं,
आधुनिक सामाजिक विज्ञान की नींव प्रदान करता है। लेकिन फिर विज्ञान की अवधारणा हमारे समय में नाटकीय परिवर्तनों से गुजरी है, और विज्ञान के दार्शनिकों ने हमें विज्ञान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। कोई आश्चर्य नहीं, विज्ञान की प्रकृति पर इस गहन बहस का सामाजिक विज्ञान के दर्शन पर प्रभाव पड़ा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इस बहस के बारे में कुछ सार्थक सीखें। आइए हम 20वीं सदी के विज्ञान के अग्रणी दार्शनिक कार्ल पॉपर से शुरुआत करें, जिन्होंने विज्ञान और समाज के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। पॉपर वियना में पले बढ़े, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में पढ़ाए, तार्किक प्रत्यक्षवाद और मार्क्सवाद का सामना किया और विज्ञान के अपने विशिष्ट विचार के साथ आगे आए। वे आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से उभरे भौतिकी में बदलावों से बहुत प्रभावित थे। इसने खुलासा किया कि न्यूटोनियन भौतिकी, जो 200 से अधिक वर्षों तक प्रमुख थी, पर सवाल उठाया जा सकता है। इसने उन्हें विज्ञान के सापेक्ष चरित्र की वकालत करने के लिए प्रेरित किया। विज्ञान कोई ठोस और स्थिर या शाश्वत रूप से मान्य चीज नहीं है। इसके बजाय विज्ञान उनके लिए मिथ्याकरण और खंडन के अधीन अनुमानों का एक समूह है। कोई आश्चर्य नहीं, जैसा कि पॉपर ने जोर दिया, एक सिद्धांत की वैज्ञानिक स्थिति का निर्माण इसकी मिथ्याकरणीयता या खंडनीयता या परीक्षणीयता है। एक सिद्धांत जो किसी भी कल्पनीय घटना से खंडनीय नहीं है, उन्होंने हमें याद दिलाया, गैर वैज्ञानिक है। लोकप्रिय धारणा के विपरीत अकाट्यता विज्ञान का गुण नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय के सामने चुनौती मौजूदा सिद्धांत की पुष्टि सत्यापन की खोज करना नहीं है, बल्कि मिथ्याकरण और खंडन की खोज करना है। किसी भी विशेष ज्ञान स्रोत को निरपेक्ष या पवित्र बनाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, चाहे वह बेकनियन अनुभववाद हो या कार्टेशियन तर्कसंगता, और यह सोचना कि इसके माध्यम से प्राप्त ज्ञान पूर्ण निश्चितता का क्षेत्र है। यह हठधर्मी सोच को जन्म देगा और एक गलत धारणा उत्पन्न करेगा कि दुनिया मौजूदा सिद्धांत के सत्यापन से भरी हुई है। हालांकि पॉपर ने इस हठधर्मी सोच की आलोचना की और तर्क दिया कि विज्ञान केवल एक खुली संस्कृति के माध्यम से ही प्रगति कर सकता है, जो खंडन और मिथ्याकरण की भावना को बढ़ावा दे। नीचे पॉपर का एक उद्धरण देखें। तो सवालों के लिए मेरा जवाब, आप कैसे जानते हैं? आपके दावे का स्रोत या आधार क्या है? किन अवलोकनों ने आपको इस तक पहुंचाया है? यह होगा, मुझे नहीं पता, मेरा दावा केवल एक अनुमान था। स्रोत या स्रोतों की बात तो छोड़ ही दें, जहां से यह निकल सकता है। कई संभावित स्रोत हैं और मैं उनमें से आधे के बारे में नहीं जानता, और उत्पत्ति या वंशावली का वैसे भी सत्य से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप उस समस्या में रुचि रखते हैं जिसे मैंने अपने अस्थायी दावे से हल करने की कोशिश की है, तो आप इसकी जितनी भी कड़ी आलोचना कर सकते हैं, करके मेरी मदद कर सकते हैं। और अगर आप कोई प्रयोगात्मक परीक्षण डिजाइन कर सकते हैं जो आपको लगता है कि मेरे दावे का खंडन कर सकता है, तो मैं खुशी खुशी और अपनी पूरी शक्ति से इसका खंडन करने में आपकी मदद करूंगा। यह केवल आलोचनात्मक तर्कवाद की इस संस्कृति के माध्यम से ही है कि विज्ञान आगे बढ़ता है। विज्ञान स्वाभाविक रूप से आलोचनात्मक और लोकतांत्रिक है, जो परीक्षण और त्रुटि, अनुमान और खंडन के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन छद्म विज्ञान हठधर्मी है। यह अपनी व्याख्यात्मक शक्ति के बारे में बहुत निश्चित है। यह केवल पुष्टि और सत्यापन देखता है। विज्ञान की इस समझ के साथ पॉपर ने तार्किक प्रत्यक्षवाद, नियतिवाद और मार्क्सवाद की आलोचना की। उदाहरण के लिए, पॉपर ने आरोप लगाया कि मार्क्सवाद वास्तव में मिथ्याकरण में रुचि नहीं रखता है। इसके बजाय यह हठधर्मी है, पुष्टि और सत्यापन के लिए बेताब है। पॉपर ने कहा, एक मार्क्सवादी बिना हर पृष्ठ पर इतिहास की अपनी व्याख्या के पुष्टिकरण साक्ष्य पाए बिना अखबार नहीं खोल सकता, न केवल समाचार में बल्कि इसकी प्रस्तुति में भी, जो अखबार के वर्ग पूर्वाग्रह को प्रकट करता है, और विशेष रूप से निश्चित रूप से अखबार ने जो नहीं कहा है उसमें। इसके अलावा, जैसा कि पॉपर ने तर्क दिया, मार्क्सवाद बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक भविष्यवाणियां करने की ओर प्रवृत्त होता है। हालांकि मार्क्सवाद द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली भविष्यवाणियां आधुनिक भौतिकी की तुलना में पुराने नियम की तरह अधिक हैं। इस प्रकार की भविष्यवाणी केवल एक ऐसे क्षेत्र में संभव है जो अच्छी तरह से पृथक, स्थिर और आवर्ती है, जैसे कि सौर मंडल। लेकिन सौर मंडल के विपरीत, मानव समाज को हमारे कार्यों से अलग नहीं किया जा सकता है। समाज दोहराव वाला नहीं है, यह लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है और बढ़ रहा है।
इसलिए यह तथ्य कि हम ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह उम्मीद करने का कोई वैध कारण नहीं देता है कि हम क्रांतियों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, कार्ल पॉपर ने विज्ञान को एक नया अर्थ दिया। उन्होंने विज्ञान को सकारात्मक निश्चितताओं से मुक्त करने का प्रयास किया। उनके लिए विज्ञान सापेक्ष है, विज्ञान मिथक निर्माण जैसा है। विज्ञान को बढ़ावा देने वाली चीज संज्ञानात्मक निश्चितता से अहंकार नहीं है, बल्कि विनम्रता की भावना है, जो मिथ्याकरण और खंडन की संभावना को प्रोत्साहित करती है। थॉमस कुन विज्ञान के एक अन्य प्रमुख दार्शनिक थे जिन्होंने हमें सामान्य विज्ञान और इसकी अंतर्निहित रूढ़िवादिता तथा वैज्ञानिक क्रांतियों की ओर ले जाने वाले असाधारण विज्ञान के बारे में सिखाया। कुहन के लिए सामान्य विज्ञान प्रतिमान की केंद्रीयता पर निर्भर करता है, जिसे एक विशेष वैज्ञानिक समुदाय स्वीकार करता है। कुहन के अपने शब्दों का उपयोग करें तो प्रतिमान वास्तविक वैज्ञानिक अभ्यास के कुछ स्वीकृत उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरण जिनमें कानून, सिद्धांत, अनुप्रयोग और उपकरण एक साथ शामिल हैं, जो ऐसे मॉडल प्रदान करते हैं जिनसे वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेष सुसंगत परंपराएं उत्पन्न होती हैं। दूसरे शब्दों में, प्रतिमान पृष्ठभूमि प्रदान करता है और सामान्य विज्ञान के प्रक्षेपवक्र को निर्देशित करता है। इसकी शक्ति वैज्ञानिक गतिविधि के प्रतिस्पर्धी तरीकों से दूर अनुयायियों के एक स्थायी समूह को आकर्षित करने की इसकी क्षमता में निहित है। इसी अर्थ में न्यूटन के प्रिंसिपिया और ऑप्टिक्स, फ्रैंकलिन की इलेक्ट्रिसिटी और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने वैज्ञानिक इतिहास में अलग अलग समय पर प्रतिमान के रूप में काम किया। कुहन के लिए सामान्य विज्ञान प्रचलित प्रतिमान का खंडन, मिथ्याकरण या पूछताछ करने का प्रयास नहीं करता है। इसके बजाय यह प्रतिमान की क्षमता को साकार करने और आगे के विस्तार, प्रयोग और तथ्य संग्रह गतिविधियों के माध्यम से सभी अवशिष्ट अस्पष्टताओं को हल करने का प्रयास करता है। कुहन ने कहा, सामान्य विज्ञान उस वादे को साकार करने में शामिल है, एक ऐसा साकारीकरण जो उन तथ्यों के ज्ञान को बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है जिन्हें प्रतिमान विशेष रूप से प्रकट करने के रूप में प्रदर्शित करता है, उन तथ्यों और प्रतिमान की भविष्यवाणियों के बीच मेल की सीमा को बढ़ाकर और प्रतिमान को और अधिक स्पष्ट करके। कुहन ने इस पूरी प्रक्रिया को पहेली सुलझाने वाली गतिविधि के रूप में वर्णित किया। इसका कारण यह है कि सामान्य विज्ञान द्वारा जांची जाने वाली समस्याएं पहेली की तरह होती हैं, जिन्हें केवल प्रतिमान द्वारा प्रदान किए गए नियमों के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। जो कुछ भी प्रतिमान में फिट नहीं होता है, उसे अलग रखा जाता है। कुहन ने विस्तार से बताया, एक प्रतिमान समुदाय को उन सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण समस्याओं से बचा सकता है जिन्हें पहेली के रूप में कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें प्रतिमान द्वारा प्रदान किए जाने वाले वैचारिक और वाद्य उपकरणों के संदर्भ में नहीं बताया जा सकता है। सामान्य विज्ञान इतनी तेजी से प्रगति करना चाहता है, इसका एक कारण यह है कि इसके अभ्यासकर्ता उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हल करने से केवल उनकी अपनी सरलता की कमी उन्हें रोक सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रतिमान की केंद्रीयता, इसके प्रति प्रतिबद्धता और इसकी विशिष्टता विज्ञान को एक ठोस दिशा देती है। यह अपने विशिष्ट अनुयायियों और विशेषज्ञों, अपनी पत्रिकाओं और प्रकाशनों के साथ एक पेशा बन जाता है। और विडंबना यह है कि यह रूढ़िवादिता ही है जो सामान्य विज्ञान की संचयी प्रगति की ओर ले जाती है। लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वैज्ञानिक समुदाय के सामने संकट या विसंगति आने लगती है। यह सामान्य विज्ञान की नई घटना को समझने में लगातार विफलता के कारण उत्पन्न हो सकता है। यह संकट की स्थिति असाधारण विज्ञान की ओर ले जाती है। यह असाधारण है क्योंकि सामान्य विज्ञान के विपरीत यह संकट को स्वीकार करता है, स्थापित प्रतिमान की जांच करता है और अभिनव बनने का साहस करता है। कुहन ने कहा, विसंगतियों या संकटों का सामना करने पर वैज्ञानिक मौजूदा प्रतिमानों के प्रति अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं और उनके शोध की प्रकृति तदनुसार बदल जाती है। प्रतिस्पर्धी अभिव्यक्तियों का प्रसार, कुछ भी करने की इच्छा, स्पष्ट असंतोष की अभिव्यक्ति, दर्शनशास्त्र का सहारा लेना और बुनियादी बातों पर बहस करना, ये सभी सामान्य से असाधारण शोध में संक्रमण के लक्षण हैं, और अंततः यह असाधारण विज्ञान ही है जो प्रतिमान बदलाव की ओर ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वैज्ञानिक क्रांतियां होती हैं। उदाहरण के लिए, आइंस्टीन ने भौतिकी में क्रांति की थी। क्रांतिकारी या नया प्रतिमान पहले वाले से असंगत है। वास्तव में कुहन ने बार बार प्रतिमानों की असंगतता पर जोर दिया। क्रमिक प्रतिमानों के बीच पर्याप्त अंतर है। उदाहरण के लिए, एक में समाधान यौगिक हैं, दूसरे में मिश्रण।
एक समतल में अंतर्निहित है, दूसरा अंतरिक्ष के घुमावदार मैट्रिक्स में। इसका परिणाम यह होता है कि वैज्ञानिकों के दो समूह एक ही दिशा में एक ही बिंदु से देखने पर अलग अलग चीजें देखते हैं। जैसा कि कुहन ने हमें याद दिलाया, वैज्ञानिक समुदाय के लिए नए प्रतिमान को स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि सामान्य वैज्ञानिकों के समुदाय में व्यापक रूढ़िवादिता या हठधर्मिता होती है। हालांकि यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि इस प्रतिरोध के बावजूद नया प्रतिमान अधिक से अधिक अनुयायियों को आकर्षित करने में सफल होता है और अंततः अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। नया प्रतिमान इसलिए आकर्षक लगता है क्योंकि इसे पुराने प्रतिमान की तुलना में अधिक साफ सुथरा, अधिक उपयुक्त या सरल कहा जाता है। हमारे लिए विज्ञान की इस समझ के क्या निहितार्थ हैं? सामान्य विज्ञान प्रतिमान की केंद्रीयता के कारण अत्यधिक केंद्रित होता है। यह संकीर्ण और रूढ़िवादी भी होता है क्योंकि यह प्रतिमान से परे देखना नहीं चाहता। हालांकि संगीत, ग्राफिक कला और साहित्य जैसे अन्य रचनात्मक क्षेत्रों और यहां तक कि सामाजिक विज्ञानों में भी चीजें अलग हैं। वह क्षेत्र जिसे प्राकृतिक विज्ञान के विपरीत अनुसरण करने के लिए एक प्रमुख प्रतिमान नहीं कहा जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन क्षेत्रों में शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी और अक्सर असंगत दृष्टिकोणों के बारे में जागरूक किया जाता है और उन्हें अंततः खुद ही चुनना होता है। एक उदाहरण इस अंतर को स्पष्ट कर देगा। प्रकाशिकी पर काम करने वाले भौतिकी के छात्र प्रमुख प्रतिमान के बारे में इतना आश्वस्त महसूस करेंगे कि उन्हें किसी अन्य प्रतिस्पर्धी सिद्धांत को अपनाने का कोई कारण नहीं मिलेगा। यही वास्तव में एक प्रतिमान की सफलता है, सभी प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों को हराने की इसकी क्षमता। लेकिन कल्पना करें कि समाजशास्त्र के छात्र धर्म पर काम कर रहे हैं। उनके लिए कोई प्रमुख प्रतिमान नहीं है। इसके बजाय वे धर्म के लिए कई प्रतिस्पर्धी और यहां तक कि असंगत दृष्टिकोणों से अवगत होने की संभावना रखते हैं, जैसे कि दुर्खीमियन, वेबरियन और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। यह सामाजिक विज्ञान को अधिक खुला, समाप्त और तरल बनाता है। पॉल फेयरबैंड एक अन्य प्रमुख विचारक थे जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के प्रभुत्व की आलोचना की। फेयरबैंड के लिए कोई भी विधि, यहां तक कि सबसे सफल विधि भी, अन्य विधियों को दबाने और हाशिए पर रखने का अधिकार नहीं रखती है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने वैज्ञानिकता को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया, यानी यह विश्वास कि विज्ञान ही ज्ञान का एकमात्र वैध रूप है। इसके बजाय उन्होंने विज्ञान की राजनीति, सत्ता के साथ इसके संबंध और प्रचार तथा अन्य रणनीतियों के माध्यम से ज्ञान के सभी वैकल्पिक रूपों की हत्या करने के तरीके को उजागर किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वैज्ञानिकता एक लोकतांत्रिक समाज की सच्ची भावना के खिलाफ जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में ज्ञान प्रणालियों, विधियों और जांच की परंपराओं की बहुलता होनी चाहिए। फेयरबैंड के लिए प्रत्येक परंपरा, प्रत्येक परीक्षा, प्रत्येक कहानी की अपनी वैधता है। कुछ भी मृत या अर्थहीन नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि हम ज्ञान के अराजकतावादी सिद्धांत को अपनाएं, जिसका अर्थ है कि सब कुछ संभव है। आप सोच रहे होंगे कि हम विज्ञान के दर्शन के बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। यदि आप गहराई से सोचें तो आपको एहसास होगा कि यह सामाजिक विज्ञान के लिए सार्थक है। दो सबक हैं जो आप सीख सकते हैं। सकारात्मकता जो विज्ञान की निश्चितता को वैध बनाने की कोशिश करती है, वह खत्म हो जाती है। पॉपर के लिए विज्ञान खंडन के अधीन एक अनुमान की तरह है। कुहन के लिए विज्ञान रूढ़िवादी है और इसलिए प्रचलित है क्योंकि वैज्ञानिक भी किसी भी अन्य समूह के लोगों की तरह सहकर्मी समूह के दबाव और अन्य सामाजिक शक्तियों द्वारा निर्देशित होते हैं। और फेयरबैंड के लिए विज्ञान का वर्चस्व और हिंसा का अपना इतिहास है। दूसरे शब्दों में, यह सामाजिक विज्ञान की सकारात्मक नींव को अवैध बनाने की प्रक्रिया को गति देता है। 2. विज्ञान के रहस्योद्घाटन के साथ समाजशास्त्र पद्धतियों और परंपराओं की बहुलता के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यह प्राकृतिक विज्ञान की छाया से बाहर आने का साहस प्राप्त करता है। ऊपर प्रस्तुत तर्कों को पूरी तरह से समझने के लिए आइए हम चिंतन और कार्रवाई 6.2 को पूरा करें और फिर सामाजिक विज्ञान की नींव में संकट पर चर्चा के साथ आगे बढ़े। चिंतन और कार्रवाई 6.2 मानव अस्तित्व को समझने में विज्ञान के विकल्प तलाशना। विज्ञान और धर्म के बीच संवाद मानव विचार और समाज का एक सतत और अक्सर विवादास्पद पहलू रहा है। यह तर्क कि विज्ञान अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद मानव अस्तित्व के गहरे सवालों को समझने का एकमात्र तरीका नहीं है,
तेजी से जोर पकड़ रहा है। यह निबंध लोगों के बीच बढ़ती धार्मिकता, शैक्षिक पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक व्याख्याओं को शामिल करने के प्रस्ताव और एक उचित व्याख्या का गठन करने वाले विषय पर चर्चा करता है, जिसे सामाजिक विज्ञान के भीतर एक सिद्धांत के रूप में माना जा सकता है। बढ़ती धार्मिकता और विज्ञान की सीमाएं। दुनिया भर में धार्मिकता में उछाल वास्तव में सभी मानवीय प्रश्नों और जरूरतों को संबोधित करने में विज्ञान की कथित सीमाओं से जुड़ा हुआ है। विज्ञान ने निस्संदेह प्राकृतिक दुनिया की हमारी समझ में क्रांति ला दी है, जिससे तकनीकी प्रगति हुई है, जिसने जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है। इसने रोग नियंत्रण, कृषि नवाचारों के माध्यम से भूख को कम करने और यहां तक कि जलवायु नियंत्रण तंत्र जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान प्रदान किए हैं। हालांकि विज्ञान स्वाभाविक रूप से अनुभवजन्य साक्ष्य और अवलोकनीय घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अक्सर अस्तित्व संबंधी प्रश्नों, नैतिक मूल्यों और अर्थ की खोज को संबोधित करने में विफल रहता है, ऐसे क्षेत्र जहां धर्म पारंपरिक रूप से हावी है। कई व्यक्ति उन सवालों के जवाब के लिए धर्म की ओर रुख करते हैं, जिन्हें विज्ञान पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर सकता है। इनमें जीवन का उद्देश्य, आत्मा की प्रकृति और परलोक शामिल हैं, ऐसे विषय जो वैज्ञानिक जांच के दायरे से परे हैं। उदाहरण के लिए, जबकि विज्ञान जीवन और ब्रह्मांड के तंत्र का वर्णन कर सकता है, यह इस सवाल पर चुप रहता है कि ब्रह्मांड आखिर क्यों मौजूद है। यह अंतर अक्सर लोगों को धार्मिक विश्वासों में आराम और स्पष्टीकरण की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है, जो एक व्यापक कथा प्रदान करते हैं जो अस्तित्व के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को शामिल करता है। इसके अलावा आधुनिक जीवन की अस्तित्व संबंधी चिंताएं और अनिश्चितताएं, जो तेजी से तकनीकी परिवर्तनों और सामाजिक आर्थिक व्यवधानों से बढ़ जाती हैं, व्यक्तियों को धर्म की ओर ले जा सकती हैं। धर्म तेजी से बदलती दुनिया में समुदाय, निरंतरता और स्थिरता की भावना प्रदान करता है। यह दुख, अन्याय और व्यक्तिगत परीक्षणों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जो विज्ञान द्वारा प्रदान किए जाने वाले अक्सर अवैयक्तिक स्पष्टीकरणों की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक हो सकता है। क्या वैकल्पिक स्पष्टीकरणों को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए? यह सवाल कि क्या वैकल्पिक स्पष्टीकरण, जैसे कि धार्मिक विश्वासों द्वारा प्रदान किए गए, को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जटिल और विवादास्पद है। अधिवक्ताओं का तर्क है कि सृजनवादी दृष्टिकोण जैसे वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों के विकल्प प्रस्तुत करना मानव अस्तित्व की अधिक समग्र समझ प्रदान कर सकता है। उनका तर्क है कि छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराने से आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है और उन्हें अपने विश्वासों के बारे में सूचित विकल्प बनाने की अनुमति मिलती है। हालांकि वैज्ञानिक शिक्षा में धार्मिक स्पष्टीकरणों को शामिल करना महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। एक प्राथमिक चिंता विज्ञान और धर्म की कार्यप्रणाली में मूलभूत अंतर है। विज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य, परीक्षण योग्यता और मिथ्याकरण पर निर्भर करता है, जो अवलोकनीय और दोहराए जाने वाले घटनाओं के आधार पर सिद्धांत बनाता है। दूसरी ओर, धर्म अक्सर विश्वास, रहस्योद्घाटन और आध्यात्मिक अनुभवों पर निर्भर करता है, जो स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक होते हैं और अनुभवजन्य रूप से सत्यापित नहीं होते हैं। विज्ञान के पाठ्यक्रम में सृजनवाद जैसे धार्मिक स्पष्टीकरणों को शामिल करने से अनुभवजन्य जांच और आस्था आधारित विश्वास प्रणालियों के बीच की रेखाएं धुंधली होने का जोखिम है। यह गैरानुभवजन्य मान्यताओं को अनुभवजन्य रूप से परखे गए सिद्धांतों के बराबर प्रस्तुत करके वैज्ञानिक शिक्षा की अखंडता को कमजोर कर सकता है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत विभिन्न वैज्ञानिक विषयों से व्यापक साक्ष्य द्वारा मजबूती से समर्थित होने के बावजूद सृजनवादी विचारों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिनमें अनुभवजन्य समर्थन की कमी है, जिससे वैज्ञानिक साक्ष्य और सिद्धांत की प्रकृति के बारे में भ्रम पैदा होता है। हालांकि यह शैक्षिक सेटिंग्स में धर्म और अन्य विश्वास प्रणालियों के बारे में चर्चाओं को शामिल करने से नहीं रोकता है। ये चर्चाएं सामाजिक अध्ययन, दर्शनशास्त्र या तुलनात्मक धर्म पाठ्यक्रमों के भीतर अधिक उपयुक्त रूप से स्थित हो सकती हैं, जहां छात्र वैज्ञानिक, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों सहित विभिन्न विश्व दृष्टियों का आलोचनात्मक और सम्मानजनक तरीके से पता लगा सकते हैं। यह दृष्टिकोण विज्ञान और धर्म के बीच पद्धतिगत अंतरों का सम्मान करता है, जबकि मानव अस्तित्व को समझने में विविध दृष्टिकोणों के महत्व को स्वीकार करता है। सामाजिक विज्ञान में उचित स्पष्टीकरण के लिए मानदंड। यह निर्धारित करने में कि एक सिद्धांत या सामाजिक विज्ञान अनुशासन के हिस्से के रूप में विचार किए जाने योग्य उचित स्पष्टीकरण क्या है, कई मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि स्पष्टीकरण मजबूत,
सुसंगत हों और सामाजिक घटनाओं की हमारी समझ में सार्थक रूप से योगदान दें। अनुभवजन्य समर्थन। एक उचित स्पष्टीकरण अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह अवलोकन योग्य, मापने योग्य और सत्यापन योग्य डेटा पर आधारित होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों में इसमें सर्वेक्षणों और प्रयोगों से मात्रात्मक डेटा, साथ ही साक्षात्कार और नृवंश विज्ञान से गुणात्मक डेटा शामिल हो सकते हैं। सैद्धांतिक सुसंगतता। स्पष्टीकरण एक स्थापित सैद्धांतिक ढांचे के भीतर तार्किक रूप से सुसंगत और सुसंगत होना चाहिए। इसे मौजूदा सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और अनुशासन की व्यापक समझ में योगदान देना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि नए स्पष्टीकरण अलग-थलग न हो, बल्कि चल रहे विद्वानों के प्रवचन में एकीकृत हों। मिथ्याकरणीयता। दार्शनिक कार्ल पॉपर द्वारा बताए गए सिद्धांत का पालन करते हुए एक उचित स्पष्टीकरण मिथ्याकरणीय होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक कल्पनीय परीक्षण या अवलोकन होना चाहिए जो संभावित रूप से स्पष्टीकरण का खंडन कर सके। वैज्ञानिक पद्धति के लिए मिथ्याकरणीयता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों को गैर वैज्ञानिक सिद्धांतों से अलग करती है। पूर्वानुमान लगाने की शक्ति। स्पष्टीकरण में पूर्वानुमान लगाने की शक्ति होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह भविष्य की घटनाओं या व्यवहारों के बारे में परिकल्पनाएं उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए जिनका परीक्षण किया जा सके। यह सामाजिक विज्ञानों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां सिद्धांतों का उपयोग अक्सर नीति और व्यवहार को सूचित करने के लिए किया जाता है। दायरा और संक्षिप्तता। एक मजबूत स्पष्टीकरण में एक उचित दायरा होना चाहिए। इसे अत्यधिक व्यापक या अस्पष्ट होने के बिना घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की व्याख्या करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे संक्षिप्तता या ओकम के रेजर के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जो सुझाव देता है कि प्रतिस्पर्धी स्पष्टीकरणों में से सबसे कम मान्यताओं वाले को चुना जाना चाहिए। अंतःविषय एकीकरण। सामाजिक घटनाओं की जटिलता को देखते हुए एक उचित स्पष्टीकरण अक्सर कई विषयों से अंतर्दृष्टि को एकीकृत करने से लाभान्वित होता है। यह अंतःविषय दृष्टिकोण अधिक व्यापक समझ प्रदान कर सकता है और सामाजिक मुद्दों की बहुमुखी प्रकृति को संबोधित कर सकता है। इन मानदंडों को लागू करते हुए सामाजिक विज्ञान में एक उचित स्पष्टीकरण में दुर्खीम के सामाजिक एकीकरण के सिद्धांत, वेबर के युक्तिकरण के सिद्धांत या वैश्वीकरण के समकालीन सिद्धांतों जैसे सिद्धांत शामिल हो सकते हैं। ये सिद्धांत अनुभवजन्य शोध पर आधारित हैं, सुसंगत और मिथ्याकरणीय प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, महत्वपूर्ण भविष्य सूचक शक्ति रखते हैं और सामाजिक घटनाओं की संक्षिप्त व्याख्याएं प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्ष के तौर पर लोगों में बढ़ती धार्मिकता को अस्तित्वगत और नैतिक प्रश्नों को संबोधित करने में विज्ञान की सीमाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिससे व्यक्ति धर्म में उत्तर तलाशते हैं। जबकि शैक्षिक पाठ्यक्रम में वैकल्पिक स्पष्टीकरणों को शामिल करना एक जटिल मुद्दा है, लेकिन अनुभवजन्य और आस्था आधारित स्पष्टीकरणों को अलग-अलग रखकर वैज्ञानिक शिक्षा की अखंडता को बनाए रखना आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान में उचित स्पष्टीकरणों को कठोर मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जिसमें अनुभवजन्य समर्थन, सैद्धांतिक सुसंगतता, मिथ्याकरणीयता, भविष्य सूचक शक्ति, दायरा, संक्षिप्तता और अंतःविषय एकीकरण शामिल हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मानव अस्तित्व की हमारी समझ मजबूत, सुसंगत और विविध दृष्टिकोणों को शामिल करती रहे। एमए समाजशास्त्र के परामर्शदाता के लिए विशेष नोट। कृपया अपने अध्ययन केंद्र में एमए समाजशास्त्र के शिक्षार्थियों से एक चर्चा समूह बनाएं और समूह में अंतिम प्रश्न पर चर्चा करें। इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन करें और अपने क्षेत्र में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के सहयोग से ज्ञानवाणी द्वारा प्रसारण के लिए एक कार्यक्रम तैयार करें। 6.5 नींव में संकट। उत्तर आधुनिकता के आगमन ने सामाजिक विज्ञानों के दार्शनिक आधार में एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है। सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र की उत्पत्ति ज्ञानोदय आधुनिकता से हुई। इसकी नींव वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता, तर्क और प्रगति में विश्वास और पश्चिमी आधुनिकता की सर्वोच्चता की स्वीकृति पर आधारित थी। उत्तर आधुनिकता इन सभी नींवों को नष्ट कर देती है, यह कहते हुए कि कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, कोई संस्कृति दूसरों से श्रेष्ठ नहीं है और दुनिया मतभेदों का स्थल है। उत्तर आधुनिकतावादियों के लिए विज्ञान, प्रगति और आधुनिकता के बारे में कोई महान सत्य नहीं है। इसके बजाय कई आवाजें हैं और एक तर्कसंगत सुसंगत विषय के विचार पर ही सवाल उठाया जाता है। आधुनिकता से मोहभंग के कई कारण हैं।
20वीं सदी में युद्ध, हिंसा और अधिनायकवाद के अनुभव, उपनिवेशी लोगों का बढ़ता दावा, पश्चिमी सत्ता की वैधता में गिरावट, अधीनस्थ आवाजों का उदय, नई संचार तकनीकों का प्रसार और बढ़ती उपभोक्ता संस्कृति ने उच्च और निम्न संस्कृति के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। इन कारकों ने कई पश्चिमी विचारकों को आधुनिकता की नींव पर पुनर्विचार करने और सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। सवाल यह है, समाजशास्त्र के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? MSO 001 में आप उत्तर आधुनिकता के बारे में अधिक जानेंगे। फिर भी बॉक्स 6.3 में दिखाए गए अनुसार कुछ निहितार्थों की पहचान करना मुश्किल नहीं है। बॉक्स 6.3 समाजशास्त्र के लिए उत्तर आधुनिकता के निहितार्थ। कॉम्टे से लेकर मार्क्स तक समाजशास्त्र विज्ञान से बहुत प्रभावित था, इसकी वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकता और व्याख्यात्मक शक्ति। इसलिए समाजशास्त्र को विचारधारा, कथा या तत्वमीमांसा से अलग माना जाता था। समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को अधिक वस्तुनिष्ठ और सत्य ज्ञान का एक विश्वसनीय टुकड़ा माना जाता था। लेकिन उत्तर आधुनिकतावादियों के लिए विज्ञान ने सत्य पर अपना एकमात्र दावा खो दिया है। इसे सिर्फ एक और कथा, एक कहानी और एक विचारधारा के रूप में देखा जाता है। इसलिए विज्ञान को मास्टर कथा के रूप में नहीं देखा जा सकता। कोई मास्टर सत्य नहीं है, कोई सर्वव्यापी सिद्धांत नहीं है। इसके बजाय कई आवाजों की इस दुनिया में विविध कहानियां और सत्य हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें आम सहमति नहीं है, कोई सुसंगति नहीं है, कोई मेटा सिद्धांत नहीं है। परिणामस्वरूप कॉम्टे के 3 चरणों के नियम, डर्कहेम के श्रम विभाजन से जैविक एकजुटता, वेबर की आधुनिकता के रूप में व्यापक युक्तिकरण और मार्क्स के वर्ग विश्लेषण के सिद्धांत जैसे उनके समग्र दावों के साथ ये आधुनिक समाजशास्त्र अपना महत्व खो देते हैं। समाजशास्त्र, जिगमंट बाउमन के शब्दों में, महज कई परंपराओं के अनुवाद का एक कार्य बन जाता है, जिसमें महान सत्य को वैध बनाने का कोई दावा नहीं होता। विज्ञान को उसकी वैधता के दावे से वंचित किए जाने के साथ, उत्तर आधुनिक सेटिंग में समाजशास्त्री कई स्रोतों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। कथाएं, जीवन इतिहास, कथाएं, लोकप्रिय सिनेमा और संगीत। उत्तर आधुनिकतावादियों ने सत्य की वस्तुनिष्ठ खोज के रूप में ज्ञान की पवित्रता पर सवाल उठाया। जैसा कि मिशेल फौकॉल्ट ने तर्क दिया, ज्ञान को कभी भी शक्ति से और शक्ति को ज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, मनोरोग विज्ञान को एक अनुशासनात्मक समाज के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। सामान्यता की अपनी धारणा के साथ, यह कामुकता या पागलपन को नियंत्रित करना चाहता है। यह प्रवचन जैसी अवधारणा बनाता है जो ज्ञान और शक्ति दोनों को समाहित करता है, और इसमें बहिष्कार और समावेश का सिद्धांत होता है। इस प्रकार, पागलपन या कामुकता पर एक प्रवचन है जो मनोचिकित्सकों, डॉक्टरों और अन्य सामान्यीकरण न्यायाधीशों को लोगों को पागल या यौन रूप से विचलित के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, सब कुछ निर्मित है और कोई प्राकृतिक या स्थायी सत्य नहीं है। इसके अलावा, एक मुक्तिदायी आधुनिक समाज के विचार को चुनौती दी जाती है और हमें एक अनुशासनात्मक समाज के बारे में बताया जाता है जिसकी विशेषता निगरानी मशीनरी का एक व्यापक नेटवर्क है। हाँ, उत्तर आधुनिकतावादियों ने एक गंभीर संकट पैदा किया है। उनके लिए कोई आधारभूत सत्य, जैसा कि बेकन और डेस्कार्टिस ने आगे रखा है, नहीं है जो वस्तुनिष्ठ हो सकता है। कोई सार्वभौमिक या समग्र सिद्धांत, जैसे मार्क्सवाद, नहीं है जो स्थानीय संदर्भों और विविधता को दूर कर सकता है, और कोई श्रेष्ठ विधि, जैसे विज्ञान या प्रत्यक्षवाद, नहीं है। यह स्थिति एक विशिष्ट उत्तर आधुनिक स्थिति, सापेक्षवाद, असंगति और सिजोफ्रेनिया की ओर ले जाती है। हालांकि कुछ सामाजिक वैज्ञानिक उत्तर आधुनिकतावाद से सहमत नहीं हैं, भले ही उन्हें आधुनिकता और विज्ञान में समस्याएं दिखाई दें। यह बहस जारी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप इसके बारे में और अधिक जानेंगे और बहस में भी भाग लेंगे। 6.6 निष्कर्ष। इस इकाई में हमने सामाजिक विज्ञानों के दार्शनिक आधारों को समझने की कोशिश की है और यह भी कि दर्शन में विभिन्न ज्ञानमीमांसा और आध्यात्मिक मुद्दों ने सामाजिक विज्ञानों में विभिन्न दृष्टिकोणों और पद्धतियों को कैसे प्रभावित किया है। जैसा कि इस इकाई में चर्चा की गई है, समाजशास्त्र सहित सामाजिक विज्ञानों पर किसी एक प्रतिमान या सिद्धांत का प्रभुत्व नहीं रहा है। हालांकि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान और इसकी पद्धतियों से प्रभावित था, विशेष रूप से अपने शुरुआती चरणों में
खुद को एक अनुशासन के रूप में स्थापित करने के प्रयास में इसने महसूस किया है कि समाजशास्त्र का विषय, जिसमें मनुष्य शामिल है, सामान्यीकरण और न्यूटोनियन प्रकार के नियमों के लिए उत्तरदायी नहीं है। तेजी से अलग अलग विश्व दृष्टि और विशेष संस्कृतियों की खोज के साथ समाजशास्त्रियों के लिए सार्वभौमिक स्पष्टीकरण देना मुश्किल हो गया। अगर उन्होंने ऐसा किया भी, तो इनकी भारी आलोचना की गई। बहुलता का प्रतिनिधित्व करने की बढ़ती आवश्यकता ने आलोचना की एक नई लहर पैदा की है, जिससे उत्तर आधुनिकतावादियों द्वारा कई विधियों का मूल्यांकन किया गया है, जहां लगभग सब कुछ स्वीकार्य है।